मंच पर उपस्थित अनुपम जी, प्रबल सिपाहा जी, नवनीत कोठारी जी और आप सबको नमस्कार। हम सब आज जिस दौर से गुजर रहे हैं ये वास्तव में अद्भुत समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10-12 साल में देश कितने क्षेत्र में बदलाव ला सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार से हमारी अपनी मूल चीजों को पा सकते हैं। कदम कदम पर हर दिन हर पल हर समय ऐसे कई चीजों के आधार पर देश दुनिया के सामने एक नई पहचान गढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हमारी शिक्षा नीति 2020 के बाद से जो एनईपी लागू हुई है और जिस तरह से उस पर आगे बढ़ने के निर्णय हुए, ऐसे में आज के समय पे ये कर्मयोगी बने जो भाव है, इस शब्द में सब कुछ आ गया है। ये हमको 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जोड़ देता है, गौरवशाली विरासत से भी जोड़ता है। आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के अंदर अगर हम दृष्टि डालें तो जो संपन्न देश है, सक्षम देश है, उनकी संपन्नता सक्षमता वो सबके सामने है, लेकिन वो अपनी संपन्नता सक्षमता को बनाए रख करके क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे बढ़ना चाह रहे हैं, ये उनके सामने खुद के प्रश्न, अंदर के भी उनके यक्ष प्रश्न बड़े बड़े देशों के सामने भी है। क्योंकि आगे बढ़ना और बढ़कर के जीवन को सार्थक करना, ये सार्थकता की दृष्टि का अंदर का अंतर्मन जिसके भाव में समझ में आ जाए कि वो जियो और जीने दो वाला हो, वो हमारे सर्वे भवन्तु सुखिना वाला हो, हमारे को हजारों साल से जिस कारण से देश की विरासत पे दुनिया गर्व करती थी, तक्षशिला नालंदा से लेकर के तमाम उस दौर के अंदर जब दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ता था, वो उस क्षेत्र में ले जाना चाहती है। तो ऐसे में आज के इस दौर में एक को परास्त करके दूसरा आ जाए, दूसरा परास्त कर तीसरा आ जाए, फर्क उनके साथ कुछ पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो केवल अपनी हम सुपर पावर है इतने अहंकार भर से काम चलता हो तो जरूर चले। लेकिन आज के इस दौर में बड़ा आनंद भी आ रहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने कदम कदम पर उस चीज को महसूस किया, जैसे अभी कोविड के काल में देखा था कि हमने जब दवाई का आविष्कार किया तो अपने राज्य को, अपने देश को भी बचाया और हम पे निर्भर बाकी लोगों को भी मदद करके आगे बढ़े। ऐसे में शिक्षा नीति के बलबूते पर जब हम अपने विद्यार्थियों की नई फौज तैयार करते हैं तो शिक्षा नीति की दृष्टिकोण की जो अनिवार्यता है, शिक्षा काय की, शिक्षा कैसी, और शिक्षा के लिए हमारे पुराने और वर्तमान के दोनों के दायरों में समरूपता कैसे आ जाए, वो सूत्रबद्धता कैसे हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब शिक्षा नीति का विषय चला, नई शिक्षा नीति का, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने अंगीकार किया माननीय मोदी जी के उस भाव को, जिसके आधार पर हमने इन सारी बातों को लिया। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन देखें, ये अभी केवल हमने अपने पदनाम से कितना कुछ पा लिया है। हमने कहा कुलपति को कुलपति क्यों कहना है, कुलपति को कुल गुरु कह दो, है कुछ भी नहीं, वाइस चांसलर अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन कुल गुरु कहते ही जैसे ही हमने गुरु की कल्पना की तो गुरु का अर्थ दुनिया में पता नहीं कैसे लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको संधि विच्छेद करेंगे। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग बताने वाला व्यक्ति को गुरु कहा गया है। तो वो ऐसे में कुल गुरु, तो कुल गुरु वो पूरे विश्वविद्यालय एक तरह से कुल है हमारा, और उस कुल से कई प्रकार की हमारी प्रतिभा निकलेगी। वो निकलने वाली प्रतिभाओं की दृष्टि उनके स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी सार्थक कैसे हो, उस दिशा में अगर विचार करने की मौका देते हैं तो सच में आज के अवसर पर जब पुराने जमाने से अभी की बात करेंगे तो मैकाले से जोड़ करके खड़े करते हैं कि हमारी शिक्षा नीति की जरूरत क्या है, इस शिक्षा नीति में क्या पाता है। तो शिक्षा नीति वास्तव में रोजगार वाली है क्या, और रोजगार है तो केवल वो बेरोजगार की डिग्री लेकर जाने वाली, इसके बजाय जो प्रेरणा की कमी है और फिर अंदर की तरफ आए तो विद्यार्थियों को अपने उसकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हम अपने तरह से जब हजारों विद्यार्थी बड़े पैमाने पर संख्या बढ़ाने के लिए केवल स्कूल कॉलेज में भर्ती कर रहे हैं क्या, या उनको लिए उनके जीवन में उसकी सार्थकता भी आएगी।
जब सार्थकता की आवश्यकता पड़ रही है तो स्वाभाविक रूप से हमको ये अपने लिए कर्मयोगी की बात करते हैं। और कर्मयोगी की वास्तव में तो फिर उस दर्शन से बात जुड़ जाती है जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारे यहाँ तो 3 मार्ग है। 3 मार्ग में से अगर अपने वो तो मोक्ष तक की बात करते हैं। अभी मोक्ष तो बहुत दूर की बात हो गई, अपना जीवन सफल करने की बात पे अपन अगर लाकर खड़ा करें तो फिर हमको मात्रा नहीं चाहिए, संख्या नहीं चाहिए कि बड़े पैमाने पर स्कूल कॉलेज में गुणवत्ता की तरफ जाना पड़ेगा। और गुणवत्ता की तरफ जाकर के हमको उनके लिए वो सब भी देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर जो भार पड़ रहा है पढ़ने का, उस पढ़ने के भार के बलबूते पर वो उसको कम ज्यादा करने का विचार करना पड़ेगा। कि कई बार मैं भी सोचता हूँ, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने अपना कृषि आधारित गांव की व्यवस्था, मंत्री जी भी उसी लाइन के हैं, खेती किसानी वाले लोग हैं, आकर के बीएससी करने आए। और बीएससी करने के बाद मैं आज तक नहीं समझ पाया, वो बॉटनी भले ही पढ़ लिया लेकिन मेरे खेत पे वो क्या काम आई मुझे आज तक नहीं मालूम। काय के लिए पढ़ा मैं आज तक नहीं समझ में आया। और ऐसे के ऐसे सभी क्षेत्रों में समान रूप से वो केमिस्ट्री भी पढ़े, जूलॉजी जियोलॉजी सब पढ़ लिए, लेकिन उसका अब मेरे पिताजी का बड़ा अच्छा फंडा था। जब मैं अपने हायर सेकेंडरी तरफ बढ़ने लगा 8वीं के बाद, तो उनने कहा बेटा तुम क्या करोगे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो मैंने कहा मैं बीएससी करूंगा, ये करूंगा। तो उन्होंने कहा ये क्या होती है मुझे नहीं मालूम, तो एक काम कर, तू ये अपनी तो दुकान है, इसको दुकान को चलाने की जवाबदारी तुम्हारे लिए दे देता हूँ कि ये अपनी चाय पानी और नाश्ते की दुकान है। तो मैंने इससे क्या होगा, बोले इससे ये होगा कि तू पढ़ तो पढ़, नहीं पढ़ तो कम से कम जिंदगी तो चल जाएगी तुम्हारे काम धंधे से, इतना ही बहुत है हमारे पास में। कल को अपना बच्चा घर में अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अब ये अलग बात है कि उनके अपने कंसेप्ट से उनने खेती किसानी करते करते, अब व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते उनको उनने उनके एंगल से सोचता हूँ, तो उनने ये कहा कि पढ़ने से हो सकता है इसका जो कुछ विकास होना हो जाएगा। क्योंकि न तो उनने सोचा ना मैंने सोचा, नौकरी का दो ही को दिमाग में नहीं आया। तो ये जो हमारे अपने ऑटोनॉमस जीवन की जो पद्धति थी कि खेती किसानी वाले परिवार में कोई नौकरी की कल्पना ही नहीं करता है। उनने कहा नहीं तुमको ये करना कर लो, लेकिन ये अपने काम धंधे 2 पैसे आमदनी का रास्ता भी निकालो। तो जहां जिसकी आवश्यकता है उस तरह से उसको बढ़ने में मौका मिलता है। फिर मैं अब उसके बाद में जब अपना व्यापार व्यवसाय भी करता हूँ तो मैं अपनी तरफ से देखता हूँ, वो मैथ्स को मैंने हायर सेकेंडरी तक भी पढ़ा, तो पढ़ के करा क्या, वो दूसरी का गणित तो काम आता है, 2 और 2 4, ये तो रखना बैंक का हिसाब और क्या करते हैं, हम सबके जीवन में आता। बात का गणित तो बेकार ही है, काहे की ज्यामिति और फलाना ठिकाना कुछ मतलब ही नहीं उसका। लेकिन मैं मतलब जो उसमें बढ़ना चाहता उनकी आवश्यकता है। लेकिन आज आज के इस दौर में कि हमारी जो पढ़ाई की जटिलता है, वो जो अत्यधिक भार है, उस भार को हम कम करके उनकी रुचि के अनुसार वो कैसे बढ़े, उसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर खासकर पाठ्यक्रम के बीच में उद्योगों के बीच संबंध जोड़ने के लिए, अब जब शिक्षा मंत्री के बाद में मैं अभी मुख्यमंत्री बन के गया तो कई सारे जगह हम इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसा अच्छा लग रहा। तो वो प्रयोग भी हमने किया है कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस है तो वही आईटी का हमारा पार्क भी बना दो, तो जिसको पढ़ना और रोजगार पाना दोनों कॉमन रूप से कर सकता है। ऐसे रोजगार आधारित पाठ्यक्रम लेकर के जिसको जिस तरह से जाना, मिडिल से हायर सेकेंडरी से कॉलेज में, तो हम अपनी क्षमता योग्यता का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करें। और मैं मान के चलता हूं कि जब ये बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सहकारिता का भाव भी आना चाहिए, नैतिकता का भाव भी आना चाहिए, हमारे अपनी मान मर्यादा का भी भाव आना चाहिए कि आखिर हमारे बीच में आज के इस दौर में कितना अच्छा लगता है राजनेता होकर के भी देश के प्रधानमंत्री अपनी माँ के दुखद निधन के बाद अगर अंत्येष्टि करके उस सेम डे वापस काम संभाल रहे हैं, तो इससे बड़ा उदाहरण कौन सा हो सकता है। जब देश के लिए अगर आप इतने बड़े पद पे बैठे तो आपका 1 घंटा भी, 1 दिन भी बहुत महत्व का है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे कई उदाहरण है। तो मुझे भी इस बात की प्रसन्नता हुई कि जब विवाह करना तो बेटे का सामूहिक विवाह में क्यों आनंद नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री का बेटा तो भी सामूहिक विवाह में होना चाहिए। ये उदाहरण प्रधानमंत्री से शुरू हुआ तो हमको भी आनंद आया इस बात। यही तो मौके हैं जब हम अपने से इन सारी बातों को खड़ा कर सकते। इन सारी बातों का एक नहीं, ऐसे केवल बोलने से नहीं, करके दिखाने की आवश्यकता भी। और करके दिखाने के लिए इन सारी बातों को समाविष्ट करते करते जितने प्रकार से हो सकते, ये कर्मयोगी का वास्तव में
इसको बोलने के बजाय हमारे इन सारी बातों से ही भविष्य का आकार साकार कैसे बनेगा, मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सब शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, मेरे से ज्यादा जानते, मैंने तो जितना मेरे को लगा बताने का प्रयास किया, लेकिन ये सच में अपने अंदर के अंतर्मन से आने वाली आवाज है और इसी बात की आवश्यकता है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं, जिनके आधार पर आप अपनी सभी प्रकार की बातों के साथ शैक्षणिक जगत में किस प्रकार से भविष्य की पीढ़ी के लिए हम काम करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं, अधिकारियों को बधाई देता हूं। वास्तव में आज का सेशन बहुत अच्छा रखा है, आप सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब बात करता हूं कि प्रकृति की, परमात्मा की, आपकी, मेरी, सबकी, तो आखिरकार हमारा सबका एक संबंध इस संस्कृति से आता है और संस्कृति के साथ जुड़े हुए सारे रहस्यों से। उसी प्रकार से हम अनभिज्ञ भी हैं और जानकार भी है, लेकिन इन सबके बीच में रिलेशन बनाने वाली जो गुंजाइश है, तो आज मोटिवेशन के लिए हमारे लिए विक्रांत भाई भी है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपकी मौजूदगी से मैं महसूस कर सकता हूं आज के इस दौर में हमारे बने बनाए इस पूरे माहौल में परमात्मा की दया से उसका और आनंद बढ़ेगा आपकी उपस्थिति से। मैं एक बार फिर, चूंकि यहाँ के बाद मुझे अभी बजट के तुरंत आने से जो बीच में विलंब हुआ, क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से सीधा ग्वालियर किसान कल्याण वर्ष है। हमने अपने 5 साल की सरकार में कुछ चीजों का निर्णय जरूर किया कि सरकार अगर बनती है तो सरकार को बनते हुए क्या क्या करना चाहिए, ऐसे हमने निर्णय किया। एक निर्णय ये किया कि हमारी सरकार के जो बजट हमको मिला है उसमें सरकार की सीमा के आधार पर 5 साल के अंदर इसको डबल करेंगे। जो जीएसडीपी हमारी है, हमारे संसाधन में अगर बैठने के बाद अगर हमको वो लक्ष्य का वो आनंद नहीं आया तो फिर क्या फायदा। और क्रमशः चरणबद्ध रूप से इनको 5 टुकड़ों में हमने हिस्से बांधा और उसमें भी एक पार्ट ये लिया कि एक एक वर्ष एक चीज पे फोकस करते। जैसे ये किसान कल्याण वर्ष हमारा होने वाला है, तो किसान कल्याण वर्ष में केवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं, कृषि से जुड़े हुए अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले 16-17 विभागों का एक साथ टारगेट तय किया है। उसमें मछली पालन से लेकर पशुपालन तक, हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर तक, सारे सहकारिता भी उसी का हिस्सा है। और समग्र रूप से हमारे लिए दूध उत्पादन भी बढ़े, मत्स्य पालन भी बढ़े, सभी प्रकार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो जो हो सकता है, इरिगेशन का एरिया भी बढ़े हमारा, खास करके बिजली का उत्पादन बढ़े, बिजली में भी किसान आत्मनिर्भर हो, बिजली में सोलर पंप लगाए अपने खुद के खेत पर। तो ऐसे कई प्रकार के चीजों को लेकर के पूरे वर्ष के कार्यक्रम बने। तो आय जब हम डबल करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ मिलेगा। आज उम्मीद कर रहे हैं कि इन सारी बातों के साथ हमने एक विषय ये भी रखा है कि एग्रीकल्चर को, जैसे मेरे को कष्ट था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे सामान्य विश्वविद्यालय में भी कृषि संकाय को भारत सरकार के मापदंडों के आधार पर विश्वविद्यालय महाविद्यालय में खोलने का प्रयास किया है। और इसी के आधार पर और भी ऐसे बहुत सारे रोजगार पर, जैसे अभी की दिशा में मैं विचार करता हूं कि आज की स्थिति में पीएम मित्र पार्क जो कपास आधारित हमारे धागा बनाना, कपड़ा बनाने का सबसे बड़ा एक इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, जिसमें 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब जब हमारा पार्क का भूमि पूजन, लोकार्पण सब करा दिया और निर्माण की स्थिति में पहुंच गए, लेकिन उसके लायक बच्चे तैयार करा दें, उनको कोर्स मिल जाए, ये हमारा संस्थान खड़ा हो जाए, ऐसे हर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बड़े पैमाने पे डिमांड है। तो ये हमारे पास इस प्रकार के जो आपके स्कूल कॉलेज से निकलने वाले भविष्य के बच्चे उनके लायक बनते जाए, तो यहीं कहीं रोजगार मिल जाए। मुझे प्रसन्नता है आप इन सारी बातों का विचार करते हुए, खास करके आपका तो इस जो टाइटल ही इतना बढ़िया है कि सुन के मजा आ गया। अब ये योगी उपयोगी बनेगा, कर्मयोगी योगी बनेगा। वास्तव में मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।